आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का 31वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम 10,000 से अधिक जीके जीएस को कवर कर रहे हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? नेक्स्ट देखिए, आपका सही उत्तर होगा न्यूटन। यहाँ पे पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब कि न्यूटन कहा जाता है कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और वहीं से उन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जो दो जी होते हैं, एक तो स्मॉल जी जिसकी वैल्यू अगर धरती पर देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी से जानने से पहले आप जानिए कि इसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है Fg/m1m2/r²। मतलब कि जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी होगी ये होगी, और जो जी होता है इसमें नियतांक होता है। अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। कई बार इस किलोग्राम को लोग ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, वैसे यहाँ पे आपको माइनस अभी नहीं करना है। तो देखिए, कई बार ये पूछा गया परीक्षा में कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा जो ये स्मॉल जी होता है, पृथ्वी के केंद्र पे अगर आप जाएंगे, जैसे अगर हम पृथ्वी को ले लें, इसके अगर सेंटर पे जाएंगे आप तो इस जी की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। इसके अलावा जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे जो जी की वैल्यू होती है वो न्यूनतम होती है, मतलब कि मिनिमम होती है। ठीक है, पोल पे यानी कि ध्रुव पे जी की जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे या फिर ऊंचाई पे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? जी का मान घटेगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन में हमने आपको कई सारे क्वेश्चनों को बता दिया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब पृथ्वी अपने घूर्णन गति से घूमती है तो जी का मान कम होता है, और मतलब जब उसकी गति बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं स्मॉल जी की। तो कई सारे फैक्ट हैं जो कि इससे रिलेटेड है और आपको जानना चाहिए। अगला है कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। 4 विकल्प है और आपका समय। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, विकल्प बड़े बड़े दिए जाते हैं। अगला है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी को अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ के आराम से जवाब दीजिए। कहा गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। इस दूरी को, जो इस समय दूरी है, इसको हम दोगुना कर दें, मतलब कि सूर्य को और पीछे ले लें, यहाँ पे हम सन को ला दें, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये अपने आप की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। मतलब पहले जो जी लगता था अब ये G/4 हो जाएगा। तो सूर्य से और पृथ्वी की दूरी को अगर आप दोगुना करेंगे तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो चौथाई हो जाएगी। अगला है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्यों? किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि जो पदार्थ की मात्रा है इसको हम द्रव्यमान में मापते हैं, लेकिन भार एक बल होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट बराबर होता है, जो वेट बराबर है mg होता है। मतलब कि आपका जो वेट है ये हमेशा जी पे वैरी करता है। जी बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन जो आपका मास है ये हमेशा फिक्स रहता है। मास मतलब कि द्रव्यमान, वेट मतलब कि भार। अगर आपका मास 6 है, ठीक है, तो जब धरती पर आप अपना वेट काउंट करेंगे तो आपका होगा m × g, और m की वैल्यू आपका 6 है, g की वैल्यू होता है 9.8। अगर आप इसको अप्रॉक्स 10 ले लें तो आपका वेट हो जाएगा 60 किलो। वैसे इसको किलो कहना ठीक नहीं है, लेकिन आम भाषा में आप समझे तो 60 हो गया। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को जिसका मास 6 है और इसको आप ले जाएंगे कहाँ पे? चंद्रमा पे, तो जब आप चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो चंद्रमा पे जो उसका वेट निकालेंगे तो ये होगा mg, लेकिन जो वहां पे g होता है ये 6 होता है, धरती के जी के 6 होता है। यानी कि इसका मास था 6, जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे और ये 6, यानी कि धरती पर उसका वेट हो जाएगा, चंद्रमा पे इसका वेट हो जाएगा 10 किलो। तो यहाँ पे इसको समझिए अच्छे से कि इसका वेट और मास अलग अलग होता है। मास हमेशा फिक्स होता है, वेट उसके जी के वैल्यू के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि इससे एक चीज क्लियर होती है कि अगर आप धरती के केंद्र में चले जाएं तो आपका मास चाहे जो भी हो, आपका भार हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब जी के वैल्यू में आपके अपने मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसके लिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि किसी पिंड का भार, बताइए तुरंत। किसी पिंड का भार
कहाँ पे अधिक होगा, अभी हम इसी के बारे में आपको बता रहे थे। किसी पिंड का भार वहीं पर अधिक होगा जहां पे जी का मान मैक्सिमम होगा, और जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जी का मान कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ध्रुव पे। जो इसके अलावा जो विषुवत रेखा होती है उस पे जी का मान सबसे कम होता है, यानी कि विषुवत रेखा पे जो आपका भार होगा सबसे कम होगा। इसके अलावा जब पृथ्वी के केंद्र में आप जाएंगे तो आपका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन से देखिए अब बताते चल रहे हैं, तो इससे जरूरी है कि आप सबको देखते जाएं। अगला है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों? अगेन वही क्वेश्चन है। तो इसका तो सबसे सिंपल आसान है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो क्योंकि यह है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम से कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो जहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे डब्ल्यू भी मैक्सिमम होगा। डब्ल्यू मतलब कि वेट, मतलब कि भार। यहाँ पे अगर इस विकल्पों में गौर करें तो घूर्णन गति या आकर्षण बल, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि किसी पिंड का भार उत्तरीय ध्रुव पर विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू एवं डब्ल्यू है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है, ये तो ठीक है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए डब्ल्यू, ठीक है। नीचे आइए तो बताइए। देखिए डब्ल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घूर्णन रुक जाए तो डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात हो रही है स्मॉल जी के अपेक्षा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे आपको भी उत्तर देने में अच्छा लगेगा और हमें भी सपोर्ट होगा। अगला है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, कहा गया कि मतलब कि लिफ्ट में देखिए 4-5 क्वेश्चन बनते हैं लिफ्ट से। देखिए अगर हम बात करें लिफ्ट की तो लिफ्ट से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, दूसरा जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, तीसरा कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, और अगला कि जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जाए, या फिर अगला कि जब लिफ्ट एक असमान गति से नीचे जाए। कई सारे क्वेश्चन होते हैं। जब आप लिफ्ट में रहते हैं, देखिए पहले इसका उत्तर ले लीजिए, तो इसका होगा कि जब वो त्वरण से आगे बढ़े। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं और ये इसका त्वरण से ये आगे बढ़ता है। त्वरण मतलब कि ये कि इसकी जो गति है हमेशा बढ़ रही है। जब ये चली तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, थोड़ी देर में लिफ्ट की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, लिफ्ट की स्पीड बढ़ती रहेगी, तो उस समय आपका जो भार होगा ये अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर यही लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जाए तो आपके भार में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। यही लिफ्ट जब त्वरण से नीचे आ रही होगी तब आपका वजन क्या होगा, कम हो जाएगा। यही लिफ्ट जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब आपका वजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिफ्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाने पर क्या होगा? पिंड को मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि जब उसको आप धरती पे हैं तो 60 के थे, चंद्रमा पे गए तो 10 के हो गए। लेकिन यहाँ पर जो मास था ये भी 6 था और यहाँ पर जो मास था ये भी 6 था, यानी कि उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। तो हमने कई क्वेश्चनों को समेट करके एक ही बार आपको समझा दिया है ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से उत्तर दे पाए। अगला है कि एक समान गति से घोड़े शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी हुई है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग पे क्या असर होगा? देखिए मतलब कि एक शाफ्ट है, ये मतलब कि रोटेशन कर रहा है इस तरह, इस पे रस्सी में गेंद बांधा गया है। जब शाफ्ट रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये धागा इस पे लिपटने लगेगा। लेकिन आपको बताना है कि गेंद के कोणीय वेग पे क्या असर पड़ेगा। देखिए उसके लिपटने के बाद उसके कोणीय वेग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोणीय वेग बराबर है, कोणीय वेग W बराबर होता है अपॉन T। तो इस कंडीशन में जो उसका कोणीय वेग होगा हमेशा और हमेशा स्थिर रहेगा। कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड। अगला है कि एक गोल पीपे, जिसको बैरल भी बोलते हैं, इसको खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों? एक पीपा वाला बैरल है और उसको खींच कर ले जाना है, उससे आसानी है। जैसे कि एक कोई पाइप है इस तरह का, तो इसको खींच कर ले जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको अगर डगरा के ले जा रहे हैं तो कम एनर्जी लगेगी। तो कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका सर्पी घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसकी तुलना में लोटनिक घर्षण है ये कम लगता है।
मतलब कि जब आप इसको खींच रहे हैं तब इसमें ज़्यादा घर्षण लग रहा है, जब आप इसको लुढ़का रहे हैं तो उस समय कम घर्षण लग रहा है। जब कम घर्षण लगेगा तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। अगला है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्यों संभव है? ये परिघटना क्या बताती है? ये परिघटना बताती है जड़त्व के गुण को। और देखिए कई बार ये प्रैक्टिकल का एक विषय है, होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक गिलास रख दिया नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक गिलास रख दिया आपने ऊपर इस तरह, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, इसमें आपने लगा दिया है नोट, इसमें आपने पैसा लगा दिया, आप इसमें पानी से भर दिए हैं लगभग 80%। जब आप इसे धीरे धीरे खींचेंगे तो ये गिर जाएगी गिलास, सबको पता है। लेकिन अगर आप इसे झटके से खींच लें तो ये ना तो पानी गिरेगा ना तो गिलास गिरेगी। और ये क्यों संभव है? ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व का मतलब क्या है? देखिए जब न्यूटन की गति का आप पहला नियम पढ़ते हैं तो वो जड़त्व का नियम ही बताता है। उस नियम में यह है कि जो वस्तु जिस कंडीशन में रहती है उसी कंडीशन में रहना चाहती है। जैसे क्या होता है कि जो पेड़ पे फल है वो रुके होते हैं, वो रुके रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप पेड़ को हिलाते हैं तो इसकी जो ये टहनियां हैं हिलने लगती हैं। पेड़ तो भाई रुका है तो अब फल तो रुका है तो रुकना ही चाहेगा और ये फल को टूट करके गिरना पड़ जाता है। कई बार जब आप बस से यात्रा करते हैं तो जो आपका पैर है जो कि बस से के बॉडी से सटा हुआ है ये तो रुका हुआ है आपकी शरीर, लेकिन जब बस रुकता है तो ये तो रुक गया, ये तो अचानक रुक गया, लेकिन जो आपकी शरीर है ऊपरी हिस्सा ये उसी वेग में चलना चाहेगी। जब चलना चाहेगी तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो जड़त्व का यही नियम है कि जो वस्तु जिस कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में रहना चाहता है, ये जड़त्व का नियम है। अगला है किसी पिंड का वेग दुगना कर दें तो क्या असर होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमने हिस्ट्री पॉलिटी वाली वीडियो तो पहले से शुरू किया था टेस्ट के लिए, लेकिन ये जो साइंस वाली वीडियो देख रहे हैं आपको इसी में हम कवर कर देंगे। मतलब कि इसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो सामान्य ज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसी में उसी सीरियल क्रम में ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, जो ही आप आगे बढ़ेंगे आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। वैसे फिजिक्स है, फिजिक्स पे काफी लोगों का कमांड होता है, तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा कि उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, जब उसका वेग दोगुना करेंगे तो संवेग दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जाहिर सी बात है कि अगर हम द्रव्यमान को कांस्टेंट कर लें, इसको स्थिर कर लें तो संवेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं संवेग प्रोपोर्शनल टू वेग, यानी कि संवेग बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना द्रव्यमान और उतना वेग बढ़ेगा, जितना वेग बढ़ेगा उतना संवेग भी बढ़ेगा। अगला है कि एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल की एक अवधि के लिए लगे हो तो इस पिंड पर क्या होगा? मतलब कि एक भारी है और एक हल्का है, ठीक है, एक भारी है एक हल्का है और इस पर एक समान बल लगा हो एक अवधि के लिए, तो इस पिंड पर संवेग की मान क्या होगा? तो एक समान संवेग से ये दोनों गतिमान होंगे। अगला है कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पे बनाए रखने हेतु कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बताइए। देखिए कार्य के बारे में पूछा गया है, तो कार्य बराबर क्या होता है? क्या बता पाएंगे? वर्क इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, यानी कि विस्थापन होगा, बल लगेगा, तभी कार्य माना जाएगा। जब इसको हम कास थीटा के फॉर्मेट में जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो W बराबर हो जाता है एफ एस कास थीटा, जब इसको थीटा डिग्री पे हम लगाते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 1 मीटर ऊंचाई पे यानी कि 90 डिग्री पर, और कास 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। जब कास 90 डिग्री का मान 0 होगा तो यानी कि ये जो आपका काम है ये क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए विज्ञान की भाषा में अगर आप किसी पिंड को, किसी भार को लेकर के खड़े हैं कई घंटों तक, तो विज्ञान की भाषा में कोई काम आपने नहीं किया। अगर आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार नहीं गिरी तो आपने कोई काम नहीं किया। विज्ञान की भाषा में जरूरी है कि विस्थापन हो, विस्थापन के अलावा ये 90 डिग्री पे ना हो। 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे 90 का मान 0 हो जाएगा और आपका कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये विज्ञान की भाषा है। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको उनका फार्मूला जानना होगा। फिजिक्स फार्मूला ही फार्मूला है आपको। यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बारे में, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखिए पहली कंडीशन, जब v की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? m को कांस्टेंट रखिए, 1/2 m और 2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि m/2 × 4। दूसरी कंडीशन, जब इस वेग को हम दोगुना कर रहे हैं यानी v2 बराबर 4, यानी कि अब क्या होगा? 1/2 m और 4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1/2 m × 16। पहली बार ये आया था, दूसरी बार ये आया था, इससे ये कट जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? पहले जो 4 था
अब क्या हो गया है, 16 हो गया है, यानी कि जो होगा ये का 4 गुना हो जाएगा, जो भी होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या आप बता पाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा m बराबर है और w बराबर है, बताइए, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? जो घड़ी वाले खिलौने होते हैं, आप उसमें जब चाबी भरते हैं तब तक तो वो रुके हैं, लेकिन जो ही आप चाबी भर के छोड़ते हैं ना, वो एक्शन करने लगता है। तो जब हम घड़ी में चाबी भर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ठीक है, ये ऊर्जा का एक नियम है। तो आखिर जब हम चाबी भर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। जब हम चाबी भर रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो रही है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh, और जो ही हम छोड़ते हैं यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है 1/2 mv²। तो इसके लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि स्थिर आलंब से लटके हुए एक लंबे धागे के एक छोटा सा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, मतलब कि दोलन कर रहा है। तो बताइए कि पदार्थ को, थोड़ा सा इसके लिए आपको ज्यादा समय देंगे। इस तरह की कंडीशन है, एक स्थित से पॉइंट है और उस पे से एक झूल रहा है इधर उधर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उनमें से क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। जब दोलन बीच में हो रहा होगा उस समय गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि जब यहाँ पे ज्यादा होती है तभी यहाँ तक जा पाती है। और जो ही उसकी जो एनर्जी होती है 0 हो जाती है तो यहाँ से रुक जाती है। अगर उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती तो ये आगे बढ़ जाता, लेकिन जब 0 हो जाती है यहाँ पे तो ये फिर से रिटर्न आता है। फिर जब ये यहाँ पे आता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, ठीक है। अगला है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुक जाता है, जिससे देखिए आम भाषा में पूछा जाए कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे क्यों झुकता है, तो इसलिए झुकता है क्योंकि गिरे ना। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये होगा कि स्थिरता में वृद्धि हो। पहाड़ मान लीजिए ऐसे ही होते हैं तिरछा, जब व्यक्ति इस पे चढ़ता है और व्यक्ति अगर सीधा खड़ा होकर जाएगा तो इसका जो शरीर का गुरुत्वाकर्षण बल है ये धरती पे इस तरह जाएगा। जब इस तरह जाएगा तो ये व्यक्ति गिर जाएगा, इसीलिए ये व्यक्ति थोड़ा सा झुक जाता है। जब ये झुक जाएगा इस तरह से, जब इस तरह, तो इसका जो जी होगा ये यहाँ पे लगेगा और ये व्यक्ति गिरेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भू स्थिर या फिर तुल्यकारी उपग्रह जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, इसके घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? देखिए कह रहा है कि ऐसे उपग्रह का घूर्णन काल बताइए जो भू स्थिर हो। अब कोई भी चीज को अगर आप धरती है जो कि हमेशा 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है अपने दूरी पे, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पिंड भेजें कि हम ये इंडिया है तो इंडिया के ऊपर यहाँ पे टिका रहे। ये कैसे संभव है? क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप अंतरिक्ष में दे देंगे, भेज देंगे, और पृथ्वी के अगर ग्रेविटेशनल में है तो ये इसको घुमाने लगेगी। तो होता क्या है कि जब हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो इसको भी हम 24 घंटे में एक चक्कर लगाने लायक बना देते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम यहाँ जाएंगे तो ये भी यहाँ जाएगा, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो ये भी यहाँ पहुंचेगा। तो इसको हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका जो आवर्तकाल होता है ये होता है 24 घंटे का। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान, यानी जिस ये उपग्रह होते हैं, एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा? मतलब कि कोई अंतरिक्ष यान है और उससे एक पिंड को, चाहे एक सेव को बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा? अब देखिए इसका उत्तर बताने के लिए आपको एक हम प्रैक्टिकल कराते हैं, कई बार आपने किया भी होगा। जैसे कि जो बच्चे होते हैं छोटे, चाहे आप अगर यहाँ से दौड़ रहे हैं, खूब तेजी से दौड़ रहे हैं और आपने एक अपने हाथ से गेंद, जब दौड़ते हुए आपने गेंद फेंका ऊपर, उसी स्पीड से आप आगे दौड़ते जा रहे हैं, तो ये गेंद कहाँ गिरेगी? तो ये गेंद गिरेगी आपके हाथों में, ठीक है, आपके हाथों में ही गिरेगी। अब ये नहीं है कि आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो ये गेंद आपके पीछे गिर जाएगी, नहीं। तो उसी तरह जब हम एक अंतरिक्ष यान से पिंड को बाहर फेंकेंगे तो यान के साथ उसी वेग में वो गमन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप छोटी छोटी अपडेट को हमारे टेलीग्राम पे पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जाकर अगर आप हमारे चैनल का नाम लिखेंगे SSC GK हिंदी तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, बताइए। तो देखिए समुद्र के जो घनत्व है ये बढ़ेगा कब? जब उसकी गहराई बढ़ेगी, मतलब कि जब गहराई और खारापन दोनों बढ़ेंगे तो पानी का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अगला है कि नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या असर होता है? देखिए अगर कोई मतलब नाव है और ये पहले नदी में तैर रही है, ठीक है,
नदी से तैरते तैरते ये समुद्र में चली गई, तो क्या होगा कि जब वो वहां पे जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ करके तैरने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदी के पानी का घनत्व होता है समुद्र की पानी की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि मान लीजिए जब कोई नाव थी ये और जब ये नाव थी तो यहाँ पे इतना पानी में डूब कर चल रही थी, लेकिन जब ये समुद्र में जाएगी तो थोड़ा सा कम डूबेगी। ठीक है, इस तरह ये होता है उसके मतलब कि घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्यों? बताइए। तो इसलिए तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व है ये अधिक होता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पारा मतलब कि एसिडी की बात हो रही है, मरकरी की बात हो रही है जो कि एक धातु होता है। अगला है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा? देखिए, जब अत्यधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाएगा तो दाब कम कैसे होगा? क्योंकि अगर आप हाइट पे जाएंगे तो आपके नाक से खून निकलने लगता है, तो इसको कम किया जाता है वायु पंपों की सहायता से, और वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। इसलिए जब प्लेन में भी व्यक्ति होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक लाइन का क्वेश्चन है, ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर। अगला है कि हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्यों? जैसे अगर आप वायुमंडल में भी हैं तो यहां पर भी आपके शरीर पे कई सारे प्रेशर लग रहे हैं, तो ऐसा हमें पता क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं हमें लगता है कि कई सारे प्रेशर लग रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी तो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर चल रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त का दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक है, और ये जब अधिक है तो हमको वायुमंडलीय दाब का पता नहीं चल पाता। किसी पिंड का अधिकतम भार कहां होगा? वन लाइनर क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो वायु में होगा, जल में थोड़ा कम होगा, हाइड्रोजन में कम होगा, लेकिन निर्वात में सबसे अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भिन्न धातुओं से बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में अगर तौले जाएं तो क्या होगा? अलग अलग वो धातु के हैं, अलग अलग मेटल के हैं। जब अलग अलग धातु के 1 किलो के हैं, चाहे अलग अलग के हैं, तो क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका घनत्व न्यूनतम होगा उसका भार न्यूनतम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। देखिए, यहाँ पे हर चीज आपको समझा नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अगर आप सिंगल वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि 50 मिनट की वीडियो लगभग 30 मिनट हो जाता है। फिर जब हम फिजिक्स वाला चैप्टर कवर करते हैं तो वहां पे हम आपको ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? बताइए। ये लेके चला जाएगा 1 किलोग्राम के ढीले ढाले रूप से भरे पंख को। मतलब अगर 1 किलोग्राम का जल है तो उसको नहीं लेके जा पाएगा, तांबा है तो नहीं लेके जा पाएगा, लेकिन अगर पंख भरे हैं ढीले ढाले रूप से तो उनको लेके जरूर चला जाएगा, क्योंकि इसका ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। जल थोड़े से में होगा, तांबा थोड़े से में होगा, इसीलिए। अगला है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे तैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है, उस पे उत्प्लावन बल पे क्या असर होता है? देखिए, उत्प्लावन बल के बारे में आपको पता है, उत्प्लावन बल लगता ही लगता है, लेकिन कहा गया है कि झील में एक पत्थर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उस पे जो उत्प्लावन बल है उस पे क्या होगा? तो उत्प्लावन बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी तो पानी है। चाहे यहाँ पर कोई पत्थर है, यहाँ पर वो जितनी एरिया ले रहा है यहाँ पर भी उतना ही एरिया लेगा, तो इससे उत्प्लावन बल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है, इसका कारण क्या है? बात की गई है पारे की बूंदों का, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना उनका गुणधर्म होता है। जो पारा होता है ये हमेशा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखता है, इसीलिए जब 2 को लाएंगे एरिया बढ़ेगा तो उनको मिलाकर के वो 1 बन जाएगा, तो इससे उनका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अगला है कि कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है, इसका कारण क्या है? जैसे कि अगर कांच के प्लेट पे अगर आप जल डालेंगे ना तो फैल जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि जब पारा डाला जाता है तो हमेशा वो उसी रूप में पड़ा रहता है, क्यों? एक शब्द होता है जिसको हम आसंजन और ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, आसंजन और ससंजन बल के कारण ही ऐसा होता है। कांच के साथ पारे का जो आसंजन बल होता है ये जल के ससंजन बल से अधिक होता है, इसीलिए कांच के साथ जल में
ये जो कांच पे पारा है वो नहीं फैलता है। तो अगर आप जब फिजिक्स में आसंजन और ससंजन बल पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें अच्छे से पता चलेगी। अगला है कि क्रिकेट की घूमती मतलब कि स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर दोलन, जिसको हम स्विंग बोलते हैं, निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। जो क्रिकेट में स्पिन बॉल होती है उसके बारे में कहा गया है, तो ये फॉलो करती है किसके सिद्धांत को, ये बताना है आपको। ये होता है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। अगला है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर क्या होगा। यहां मतलब प्लेटफॉर्म है, यहां युवक एकदम सट करके खड़ा है, ये पूरे तेज गति से निकल गई, मतलब पूरा तेज, तेज मतलब पूरा तेज, तो क्या होगा, युवक गाड़ी की ओर गिर जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि दूर खड़ा रहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भूमि से टकराकर फुटबॉल, ये गेंद है, ऊपर उछलती है क्यों। जब फुटबॉल को हम धरती पे टकराते हैं तो ये ऊपर जाती है क्यों। इसमें प्रत्यास्थ गुण होता है, इलास्टिसिटी के गुण के कारण ऐसा होता है। देखिए ये रबड़ से बनी होती है केवल, ये सही नहीं है, क्योंकि जो बिना रबड़ वाली गेंदें हैं वो भी थोड़ी सी ऊपर उछलती हैं। हाँ, उनमें प्रत्यास्थता गुण कम है तो कम उछलेंगी, लेकिन जिनमें जितना प्रत्यास्थता गुण होगा वो उतना ही उछलता है, ये सही होगा। अगला है कि एक वृत्ताकार धातु को, प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो जाए, गर्म करने पर छेद के व्यास में क्या असर होगा। एक प्लेट है, सॉलिड है, ये पूरा पूरा सॉलिड है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे एक होल कर दिए बीच में। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो इस जो ये छेद किया गया इसके व्यास पे क्या असर पड़ेगा। इसको हम पूरा एनर्जी दिए, ये गर्म हो गया, तो क्या इसका जो ये व्यास है ये बढ़ जाएगा या कम होगा, ये बताना है। तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सही उत्तर है बढ़ जाएगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है। देखिए अगर कांच का फ्लास्क होगा ना और उसमें कोई आपने द्रव भरा है और इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये पहले गिरेगा, मतलब इसका लेवल पहले गिरेगा, बाद में बढ़ना शुरू करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके लिए आपको ऐप पे जाना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अगर आप SSC GK इन हिंदी लिखेंगे तो आ जाएगा, सेम चैनल का लोगो है वहाँ पे, तो आप इसे देख करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ को पिघलने में बीकर के जल पे क्या असर होगा। पहले हम समझा दें कि इतना जल है, एक बर्फ का टुकड़ा है इस तरह, ठीक है। तो इसका ये गिलास का एक पॉइंट है ऊपर वाला, जब ये पूरा पिघल जाएगा बर्फ का तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि जब ये पिघल जाएगा पूरा तब ये पानी बाहर गिरने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना है उतना ही रहेगा, यानी कि पूर्ववत बना रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जब ये इस तरह की कंडीशन होगी तो कितना भाग पानी के ऊपर होगा, कितना भाग पानी के नीचे होगा। पानी के ऊपर होगा 1/10, पानी के नीचे होगा 9/10, ये भी याद रखिए। किसी झील की बर्फ जमी हुई सतह का तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि जब किसी तालाब की, किसी झील की ऊपर का जो बर्फ बन जाता है फिर भी मछलियां जिंदा कैसे रहती हैं। तो इसका कारण यह है कि जो जल वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में है केवल यही बर्फ बनता है, तो नीचे का जल है वो बर्फ नहीं बनता है, और उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण वहां पे मछलियां अभी जिंदा रह सकती हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्यों। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, जल वहीं जमता है जो कि डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में है। अगला है कि क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाए, क्या होगा बताइए। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और इसे शेयर भी कर दिया करिए ताकि और भी लोग जुड़े, और इस तरह आप सुबह और शाम देख पाएंगे क्वेश्चनों को। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके लिए सही उत्तर होगा कि क्या कर रहे हैं आप, तापमान को कम कर रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान अधिकतम होता है, तो जब 8 डिग्री से आप 4 पे लाएंगे उस समय आयतन कम होगा, लेकिन जब 4 से आप नीचे लेके आएंगे तो उस समय आयतन बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित द्रव में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा उत्तर।
उष्मा का सबसे अच्छा चालक देखिए, यहाँ पे जो द्रव है ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन जो पारा है ना इसमें सबसे अच्छा एनर्जी प्रोवाइड होगी, उष्मा प्रोवाइड होगी। यह एक धातु भी होता है, लेकिन आपको दिखता है किस फार्म में, द्रव फार्म में, लिक्विड के फार्म में। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्यों? देखिए चटकेगा कौन, किस गिलास में अगर गर्म पानी किसी बर्तन में डालेंगे और वो टूट जा रहा है, क्यों टूटता है? गिलास अगर हम यहां पे बना दें, ये शीशे की गिलास हो गई, ठीक है। जब आप इसको नॉर्मल रखें तब तो ठीक है, जब इसमें गर्म पानी आप डालेंगे अचानक से तो ये इसको गर्म करेगा, गर्म करेगा, जिसको गर्म करेगा वो फैलेगा। जब फैलेगा, लेकिन ये जो है ये वातावरण के संपर्क में है तो ये नहीं फैल रहा है। जब ये नहीं फैल रहा है और भीतर वाला फैल रहा है तो इस कंडीशन में वो टूट जाता है। लेकिन जो पायरेक्स की बात हम कर रहे हैं ये प्रसारित नहीं होता है, और जब प्रसारित नहीं होता है तब वो नहीं टूटता है। जब अगर ये भी प्रसारित नहीं होता, इसको ये सह लेता, तब ये भी नहीं टूटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेफ्रिजरेटर का प्रशीतित मतलब कि जो फ्रीजर होता है सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों? जब भी आप रेफ्रिजरेटर को देखेंगे इसका जो कूलिंग पॉइंट होता है ये ऊपर होता है, क्यों? क्योंकि जो संवहन धारा होती है इसके समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। जो भी संवहन धारा होती है यार आसानी से नीचे आ जाती है, इसीलिए इसको ऊपर लगाया जाता है। अगला है कि निर्वातित मतलब कि इक्वेटिक विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक उष्मा संचरण किस प्रक्रिया में होता है? ये होगा विकिरण। देखिए आपको तीन तरह के बताया जाता है कि उष्मा का संचरण कैसे कैसे होता है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। तो जो बल्ब के अंदर होता है ये होता है विकिरण। अगला है कि धातु से बने 4 गिलासों में गर्म काफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद काफी उस गिलास में सबसे ठंडी हो जाएगी जिस पर पेंट कैसा होगा। मतलब 4 गिलास है, धातु की बनी हुई है और इनपे अलग अलग पेंट है, इस पे लाल है, इस पे काला है, बाहर से अंदर से नहीं। तो सब में एक ही काफी डाली गई। थोड़ी देर बाद वो वाली काफी ज्यादा ठंडी होगी जिस पे कैसा पेंट होगा ये बताना है। काला, जो काला वाला होगा ना ये सबसे जल्दी ठंडा कर देगा। और ये होता है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, और यही कारण है कि जो काला है ये इसको अप्रसकृत जो काला है ये ऐसा करेगा। अगला है कि अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी उष्मा नष्ट होगी। मतलब कि उसको मेज पे रखे हैं तो जब उसकी उष्मा नष्ट होगी ये होगी चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन के द्वारा। देखिए 2-3 चीजें हैं, समझ लीजिए। विकिरण का मतलब क्या होता है? विकिरण में क्या होता है कि जब सूर्य से हमको जो प्रकाश मिल रहा है ना, जो प्रकाश आ रहा है रेंग करके, इसको हम विकिरण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चालन की बात करें तो चालन में क्या होता है कि जो उष्मा होती है गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ जाती है। संवहन में क्या होता है कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो संवहन उस समय होता है। जो पॉइंट अणु है ये गर्म होते हैं, ये अपना जगह बदल लेते हैं, ठंडे वाले यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब काफी के प्याले वाली बात कर रहे हैं तो ये कई कंडीशनों में ठंडा होगी, चालन के चलते, संवहन के चलते, विकिरण के चलते और वाष्पन के भी चलते, क्योंकि वो गर्म है। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मिनट में ठंडी होती है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? मतलब कि हमने प्याले में चाय रख दिया जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म था, लेकिन 1 ही मिनट में 80 डिग्री हो गया। फिर जब वो 70 डिग्री हो गया तब उसको 60 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट से अधिक लगेगा। ज्यों ज्यों वो नीचे जाता रहेगा उसका 1 मिनट से मतलब उसका जो समय है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहा है। जब नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहा है तो समय थोड़ा सा ज्यादा होता जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि किसी द्रव्य का वायन दर बताइए। वाष्पन दर है, ये मिस टाइपिंग है। वाष्पन दर किस पर निर्भर करता है? क्या यह द्रव के तापमान पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा। किस द्रव का कितना टेम्परेचर है? अभी आपने देखा 90 से जब 80 हो रहा था तो 1 मिनट, तो इस पर भी निर्भर करेगा। वायु के ताप पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हवा ठंडी होगी तो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। द्रव के सतह और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर आप कोई गिलास में रखे हैं और कोई बड़ा सा कटोरा में रख दिए हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी।